हाँ बच्चों, तो मैं आपको कह रहा था कि ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हो गया अपने लिए कि बोर्ड्स एटलीस्ट टर्म वन तो ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना? क्यों? मतलब आपकी अब एटलीस्ट जो मेन सब्जेक्ट्स हैं पीसीएम, इनकी तो आपकी तैयारी, अगर अब आप हम बोलें कि वो मेंस की तैयारी है या बोर्ड्स की तैयारी है, वो सेम ही बात हो गई। मानते हो ना? या कोई डिफरेंस है? देखो, लेवल का डिफरेंस भी मतलब हमें कोई पक्का नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा। क्यों? पहली बार 2020 और 2021 का पैटर्न नहीं नहीं नहीं, मैं उस कारण नहीं कह रहा, मैं इस कारण कह रहा हूँ। देखो, बोर्ड्स का तो एक मॉडरेट लेवल ही आएगा, वो ज्यादा टफ हो ही नहीं सकता 100%। ठीक है, प्रॉब्लम जेई मेंस की है। जेई मेंस में मतलब आपको शायद, आपको किसी ना किसी टीचर ने पक्का बताया होगा कि जो वेरिएशन इन लेवल्स है वो बहुत एक्सट्रीम है। किसी को आइडिया है जेई मेंस में क्या मतलब कैसे स्कोर्स रहे लास्ट टाइम? जैसे हम कहते हैं ना, नॉर्मली आप संडे टेस्ट देते हो, आप कहते हो सर ये टेस्ट इजी आ गया, ये टेस्ट टफ आ गया ना, ऐसे हम बात करते ही हैं। अब लेकिन जैसे आपको हमेशा टीचर ये भी कहता होगा कि भाई इजी है तो सबके लिए इजी है, उसमें ज्यादा मार्क्स लो, टफ है तो सबके लिए टफ है, तो ठीक है सबके कम मार्क्स आएंगे। बट स्टिल हम एज ह्यूमंस उतना उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मतलब समथिंग लाइक कि अगर आप फिजिक्स में 100 में से 90 लोगे तो आप कहोगे कि मेरा अच्छा स्कोर ही है ना, यू विल बी हैप्पी, राइट? बट अब होता क्या है, अब जेई मेंस का बच्चों, अगर मैं आपको लास्ट टाइम का बताऊं, यू ऑल नो कि मल्टीपल स्लॉट्स में होता है, 4 बार होता है हर बार, तो मतलब देयर आर सो मेनी टेस्ट। कितने टेस्ट हो जाते हैं एक साल में जेई मेंस के? 24 टेस्ट हो जाते हैं एक साल में। जेई मेंस के 24 टेस्ट होते हैं, ठीक है? अब इतने क्वेश्चंस कैसे बनते होंगे? क्या सिस्टम है? अभी तक नहीं हुए रिपीट, बाई चांस हो सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी। जेई मेंस का बच्चों सिस्टम क्या होता है मैं आपको एक बार बताता हूँ। और ये सिस्टम ना तो बोर्ड्स में है ना आईआईटी में है, सिर्फ जेई मेंस का है एज ऑफ नाउ। व्हाट दे डू इज कि जैसे उन्होंने एक टीम बिठाई हुई है, जिस टीम में मान लो 10 फिजिक्स के टीचर होंगे, 10 केमिस्ट्री के होंगे, 10 मैथ्स के होंगे। उनका काम क्या है? क्वेश्चन इकट्ठे करते जाओ, ठीक है? जहां से जो क्वेश्चन मिलता है जिस बुक से, सब इकट्ठे कर दो, ठीक है? ऑफ कोर्स जैसे अब न्यूमेरिक आ गया तो एक काम हो गया कि उनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दो, बट मोस्टली दे कीप ऑन कलेक्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी पॉसिबल सोर्स, राइट? और उनको चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके उन्होंने डाल दिया एक बहुत बड़े डेटाबेस में, जहां पे मे बी शायद लाखों में क्वेश्चंस डल गए। अब जेई मेंस का जो सिस्टम है, व्हाट इट विल डू इज, उसके अंदर एक बेसिक सेट हो जाता है कि भाई हाँ, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन, इस चैप्टर से इतने, कुछ मे बी चैप्टर वाइज होगा, या जो मैंने एनालाइज किया वो यूनिट वाइज होता है। क्या चैप्टर वाइज नहीं होता, यूनिट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होते हैं अक्रॉस ऑल द टेस्ट, ठीक है? अब यूनिट की डेफिनेशन उनकी और हमारी अलग हो सकती है कि वो, ये वो वाली बात है ना कि अब इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर, करंट है, मे बी तीनों को वो एक यूनिट माने, मान लो किसी को उन्होंने दूसरे में मान लिया, वो थोड़ा सा वेरिएशन रहती होगी। तो उनका है कि भाई यूनिट वाइज इतने क्वेश्चंस उठने हैं कि भाई इलेक्ट्रो से यूनिट 1 से 3, यूनिट 2 से 4 एंड सो ऑन, एंड द सिस्टम रैंडमली पिक्स दोस क्वेश्चंस, ठीक है? मतलब अगर मैं जेई मेंस की उस टीम में भी बैठा था जिसने क्वेश्चंस देने थे, तो भी मुझे भी नहीं पता है कि जो डे 1 टेस्ट 1 है उसमें कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। वो किसको पता है? किसी को भी नहीं पता। वो सिस्टम भी उसी टाइम पे टेस्ट से 10 मिनट पहले रैंडमली सिलेक्ट करेगा। व्हाई इज दिस डन? ऐसा क्यों किया जाता है? लीक नहीं हो सकता पेपर, राइट? जब पहले पेपर बना ही नहीं है तो वो लीक क्या होगा? पहले एटमोस्ट लीक क्या हो सकता है? डेटाबेस जिसमें 1 लाख क्वेश्चन है, कर लो उसका क्या करोगे आप, राइट? तो फाइनल पेपर तो लीक ही नहीं हो सकता। तो पेपर इस तरह से बनता है। अब उस रैंडमनेस के कारण बच्चों क्या हो गया है कि जेई मेंस में ना अब वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया कि हम बोले कि इंपॉर्टेंट क्या है। कुछ भी आ सकता है, एब्सोल्युटली एनीथिंग। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल कुछ नहीं आता। मेरा कुछ भी आने का मतलब ये नहीं है कि कुछ रैंडम पूछ लेंगे।
दे स्टिक स्ट्रिक्टली टू द सिलेबस, उसमें भी इनफैक्ट एनसीईआरटी, ठीक है। और लेकिन उसके अंदर से देयर इज नथिंग लाइक कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड एंड यू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि रैंडम ही अब तो मैनुअल इंटरवेंशन ही ना जो कहे कि हाँ जी कि मैं पेपर बना रहा हूं, मैं कहूँ यार ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन पूछ लो, वो चीज बोर्ड्स में हो सकती है, वो चीज इसमें नहीं हो सकती। अब क्योंकि ऐसा हो गया बच्चों, तो इस कारण से ये हो गया कि पेपर्स जो हैं उनमें जो लेवल वेरिएशन है वो बहुत ही ज्यादा है। कुछ पेपर्स काफी टफ हो गए, कुछ पेपर्स बहुत आसान हो गए, ठीक है। तो अगर मैं आपको बच्चों लास्ट ईयर का वेरी वेरी ब्रॉडली आपसे मैं शेयर करूं, आपके अकॉर्डिंग 99 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल इज अ गुड स्कोर। 99 परसेंटाइल का क्या मीनिंग हुआ? ऑल इंडिया रैंक कितनी हो गई रफली? 1% ऊपर है बच्चे, तो कितना हो गया? 1% ऑफ लेट्स से रफली 8 लाख, 8,000 हो गया, तो इट्स अ वेरी गुड स्कोर। तो बताओ 99 परसेंटाइल पे लोएस्ट स्कोर क्या गया होगा? कितने स्कोर पे, कितने लोएस्ट स्कोर पे भी 99 परसेंटाइल आई होगी? 180। मतलब कि कितना परसेंट स्कोर हो गया? 180, 60% है ना। तो 60% स्कोर पे आपकी ऑल इंडिया रैंक 8,000 आई थी लास्ट ईयर इन वन ऑफ द टेस्ट्स। व्हाट वाज द हाईएस्ट स्कोर जो गया था? 370? नहीं, मैं हाईएस्ट वैसे नहीं पूछ रहा कि किसी इंडिविजुअल का कितना स्कोर आया था, मैं पूछ रहा हूं कि 99 परसेंटाइल पे हाईएस्ट स्कोर क्या गया होगा? अराउंड 257 और समथिंग था, तो नियरली 260। तो एक टेस्ट में ऐसा भी हुआ था कि 260 स्कोर पे जाके 99 परसेंटाइल आई। तो जस्ट सी द अमाउंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। सब लेवल ऑफ टेस्ट पे बेस्ड है। तो मैं ये आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि अब जो हमारा बोर्ड्स का एग्जाम आएगा वो भी इसके इन बिटवीन पे ही आएगा, है ना। मे बी वो उतना आसान हो सकता है कि 250 वाला ही चला जाए, मे बी वो एट मोस्ट उतना टफ तो नहीं होगा कि भाई 160 वाला पेपर आ जाए, बट नियरली आप कह लो 200 से 240 वाला लेवल का आएगा बोर्ड एग्जाम। तो ये अपने लिए बच्चों एक बहुत ही अच्छी बात हो गई है ना। तो आप मतलब पूरा जम के तैयारी करो, क्योंकि आपकी तो डबल तैयारी हो रही है, रादर ट्रिपल तैयारी हो रही है, जेईई एडवांस की भी ना तो तैयारी हो ही रही है, ठीक है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, जैसे हम अभी रिवीजन करेंगे, ठीक है। रिवीजन तो बच्चों देखो, एक हम क्लास में तो एक बहुत ब्रॉड समरी डिस्कस कर सकते हैं चैप्टर की। मेन काम तो रिवीजन में आपका है, घर जाके क्या काम होता है मेन, बताओ क्या? सबसे पहला काम है, मतलब अगर आप कर सको बच्चों समरी बनाओ चैप्टर्स की, ठीक है। समरी का क्या मतलब है? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने इन एग्जाम्स के लिए, क्योंकि किसी भी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उनको सेपरेटली नोट करो। वाई एम आई इंसिस्टिंग ऑन कि उनको सेपरेटली नोट करो, बिकॉज बाद में आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप पूरे पूरे नोट्स रिवाइज करो, है ना। तो एज फार एज पॉसिबल प्लीज अपना ये जो टाइम है ना, हमारे पास पूरा 1 महीना अब बोर्ड्स खत्म होने तक, है ना, उसमें हम इतना काम अगर कर लेते हैं कि हम हर चैप्टर की समरी बना लेते हैं सेपरेट, ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। दूसरा है व्हाट विल बी डूइंग इज कि आपको ना मतलब कल तक रिवीजन शीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। वो रिवीजन शीट्स बेसिकली जेईई मेंस की हैं, ठीक है। तो उसमें मोस्टली ऐसा है कि मतलब जेईई मेंस के मतलब पिछले कोई 1-2 सालों को छोड़ के तब तक के सारे प्रीवियस ईयर एंड जेईई एडवांस्ड के जो ऑब्जेक्टिव सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको कवर करके शीट्स बनी हुई हैं वो, ठीक है। वो आपको तीनों सब्जेक्ट्स में मिलेंगी, तो आपने आज प्रैक्टिस उनको करना शुरू कर देना, राइट। देखो ऑब्जेक्टिव में क्या है ना कि अब आपको लंबी लंबी लाइंस तो याद करनी नहीं है ना, आपको तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं। तो वो कॉन्सेप्ट्स जितने आप क्वेश्चंस करोगे उतना और इजीली याद हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको वैसे तो लगेगा मुझे चैप्टर आता है, बट जब उसका क्वेश्चन करोगे हो सकता है आपको वो चीज रिकलेक्ट ना हो,
तो आपको एकदम पता चल जाएगा। उस पार्ट को चाहे रिवाइज करो और इस तरह से चाहे रिवाइज करो चाहे रिवीजन अपनी समरी शीट में ऐड करो कि भाई हाँ जी ये चीज मुझे फिर से मिस हो गई थी। तो इस तरह से करना है, क्योंकि दिस विल हेल्प यू अ लॉट बच्चों, क्योंकि उसके बाद हम जब 15 दिसंबर के बाद अपना नॉर्मल मेंस वाला प्लान शुरू हो जाएगा, तो उससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या होता है नॉर्मली जो अपना रिवीजन प्लान चलता है, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली 11th 12th मिक्स्ड होगा, है ना। तो राइट जनरली क्या होता है कि अब हमारी 11th हम कंपैरेटिवली ज्यादा भूले हुए हैं कंपेयर टू 12th, है ना। तो जब नॉर्मल सिनेरियो में पिछले साल तक क्या होता था कि जब दोनों को हम सेम टाइम पे कर रहे हैं तो हम 11th को उतना इंपॉर्टेंस दे ही नहीं पाते थे क्योंकि टाइम कम होता था, है ना। अब आपको फायदा क्या हो सकता है कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1 महीना 12th पे लगा लो एक सब्सटैंशियल पोर्शन पे, तो फिर आपको दिसंबर के बाद 11th के ऊपर ज्यादा टाइम लगाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपका तब का प्लान चलेगा उसके बाद जो टेस्ट सीरीज चलेंगी आपकी, उसमें भी ऐसा होगा कि कोई टेस्ट 11th का है कोई टेस्ट 12th का है, तो आपको फायदा ये हो जाएगा कि आपने अगर जो 12th वाला पार्ट अभी अच्छे से रिवाइज किया हुआ होगा उसको तब उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा और उस टाइम पे आप ज्यादा फोकस 11th पे करें। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रैटेजी विच यू ऑल हैव टू फॉलो। आपको क्या लगता है बच्चों आपका जेई मेंस कब होगा पहला? मोस्ट लाइकली फेब में तो होगा ही होगा। आई डोंट थिंक फर्स्ट वीक, मतलब 15-20 फेब के आसपास मुझे लगता है कि हो जाएगा आपका पेपर। तो उसके हिसाब से हम प्रिपेयर्ड रहें कि बेसिकली जब आप बोर्ड से फ्री होगे उसके बाद यू विल बी हैविंग 2 months, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर हम इलेक्ट्रो की एक समरी से स्टार्ट करते हैं। हाँ नोट्स बनाते जाओ बच्चों, लिखते जाओ। लॉजिक गेट्स जेई मेंस के सिलेबस में है, यस। हाँ मतलब मैं पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूँ कि है ये जो ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट है, क्या होता है कि उसका रीजन भी सर ने आपको बताया ही होगा कि पहले तो सीबीएसई में था तो एनटीए ने भी सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से उसमें डाला हुआ था, तो एक आध साल पहले सीबीएसई के सिलेबस से हट गया, एनटीए ने अभी नहीं काटा है, तो लास्ट ईयर तक तो था, तो हम ये मान के चलें कि अभी तो है, वो तो जब आएगा कोई एनटीए से अपडेट हम उसके हिसाब से कर ले, तो कोई चक्कर नहीं है। लॉजिक गेट मतलब अगर आपका अभी नहीं भी हुआ है तो सर आपको करा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो एक्चुअली कह रहा बहुत छोटा सा और बहुत स्कोरिंग पार्ट, तो वो तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, मतलब आप तो ये कहो कि ना कटे वो, इसमें ज्यादा फायदा, राइट। ओके बच्चों मैं मतलब क्विक पेस पे आई विल बी रिवाइजिंग द टॉपिक्स, ठीक है। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक या कंसेप्ट हुआ जो आपको लगता है कि आपका उस टाइम पे वीक था, ठीक है, मुझे बता देना, मैं उस पर थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दूंगा, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से तो आपको सारा कुछ बता ही रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट्स बच्चों स्टार्ट कहां से होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नोइंग द स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें अच्छा एक चीज और बच्चों मैं छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ, आपको एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे एनी डेटा बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब समथिंग एज सिंपल एज कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम सबको स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज पता है, मैं उसमें मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं बच्चों? कंजर्व, क्वांटाइज्ड, एडिटिव, एडिटिव कह लो या स्केलर कह लो, और वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, हाँ लाइक चार्जेस रिपेल, राइट, अनलाइक अट्रैक्ट,
और एनीथिंग एल्स? कंजर्व, क्वांटाइज, एडिटिव, वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। दीज आर द स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज का तो ऐसा है बच्चों, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करते ही रहते हो इनको, है ना। तो इसमें मतलब जो प्रॉपर्टी आप भूल सकते हो, मतलब आई वुड से क्वांटाइज हम मतलब उतना डायरेक्टली नहीं यूज करते, और एक ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट वाली चीज, है ना, ये ज्यादा याद रखने वाली बातें हैं। एक बच्चों यूनिट्स, कूलम, हाँ वो होता है बट नॉट रिक्वायर्ड। आप एक कूलम याद रखो, बहुत है। ऐसे कूलम, ये एसयू, स्टैट कूलम, 2-3 और होते हैं, रिक्वायर्ड नहीं होते। सेकंड बच्चों, इसके बाद आ जाता है अपना जो मेन कूलम्स लॉ। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऑब्वियसली आप सबको याद है ना, उसमें मैं कुछ में वो नहीं कर रहा। जो मेन बातें वहां पे बच्चों ध्यान रखने वाली हैं, जो इस फॉर्मूला में के है वो क्या है? आप बच्चों इसको याद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह इसको 4 पाई एप्सिलॉन याद रखो। क्यों? ताकि चेंज हो तो भी सेम फॉर्मूला लगे ना आपको। रिमेंबर इट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता क्या है? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ना। एप्सिलॉन आर जो बच्चों प्रॉपर्टी है, इसको क्या बोलते हैं? इसके दो नाम है, या तो हम इसको बोलेंगे रिलेटिव या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो k की वैल्यू बच्चों, मतलब वैक्यूम के लिए ऐसे याद रखो कि वैक्यूम इज इक्वल टू 9×10 ठीक है। दिस इज अ बेटर वे टू रिमेंबर, क्योंकि इससे आपका सारे मटेरियल्स का कवर हो गया। अगर हम ऐसे याद रखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है, तो जहां कोई मटेरियल अलग होगा फिर आप सोचोगे कि अब क्या करना है। फॉर्मूला तो सेम ही लगना है ना अपना हर मटेरियल के लिए। यहाँ पे बच्चों इस पे एक ना एग्जाम्पल करना है हमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से बच्चों Q1 Q2 और ये मटेरियल के नहीं बोलते कुछ, लेट्स से एप्सिलॉन आर बोल देते हैं। डिस्टेंस आर आपको पता है। दो क्वेश्चंस, फाइंड force exerted by 2-on-1, find net force on charge 2। फटाफट इसका आंसर दो बच्चों।
तो एक्सप्रेशन ही बताना आपको, इसमें कौन सा कुछ सॉल्व करना। क्या फर्क है दोनों में? मे भी सेम हो, मे भी अलग हो, मतलब मैंने बस पूछा है आपको इस तरह। मतलब ए पार्ट कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1, बी कह रहा है नेट फोर्स ऑन चार्ज 2। नहीं नहीं, और कोई फोर्स नहीं लेनी, मतलब फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, और कोई ग्रेविटेशनल एक्सेट्रा और कोई फोर्स नहीं है। ओके बताओ क्या आंसर है? 1 बाय और इसका भी यही आंसर है। एनीबडी हु वांट्स टू डिफर इन दिस? आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, मैंने कोई नया क्वेश्चन नहीं दिया, मतलब शायद कोई 2 क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया हो मे भी मैंने, बट कंसेप्ट वही है। नो वन, मतलब सबके अकॉर्डिंग यही आंसर। आप ध्यान से समझो कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। ए ऑप्शन क्या कह रही है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1, ये क्या है? कूलम्स लॉ, ठीक है। यहां पे बच्चों आंसर आएगा ये। अभी आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। जब हम कहते हैं नेट फोर्स ऑन चार्ज 2, अब आप समझो ध्यान से, नेट फोर्स ऑन चार्ज 2 का क्या मतलब है? चार्ज 2 पे कौन कौन फोर्स लगा सकता है? एक तो चार्ज 1 लगाएगा जो हमने ए पार्ट में निकाल दिया, दूसरा जो ये मटेरियल है, मटेरियल के अंदर आपने चार्जेस रख दिए तो मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन एक्सेट्रा होएगी, चार्जेस इंड्यूस होंगे, तो वो मटेरियल भी इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है। तो वो जब फोर्स लगाएगा तो अब 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट है ना, ये किस किस का रिजल्टेंट है? फोर्स ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ड्यू टू मटेरियल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आता है बच्चों, वो ये होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको क्लियर होना चाहिए। हम क्या जल्दी में याद रख लेते थे? ये वाला फॉर्म, ठीक है, बट ये फॉर्म जो है ये क्या बता रही है? नेट फोर्स ऑन चार्ज 2। चार्ज 1 ने जो फोर्स लगाई है वो वही है पुरानी एप्सिलॉन नॉट वाली, लेकिन जब उसका रिजल्टेंट लेते हैं मटेरियल वाली फोर्स के साथ, तो चार्ज 2 के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वहां पर नीचे किया। क्या ये बात सबको समझ आती है बच्चों? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। समहाउ अभी तक नहीं आया है जेई मेंस में, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आ जाए। मतलब मैंने एक बात जो ऑब्जर्व की है बच्चों जेई मेंस में, मतलब ऐसे कंसेप्ट्स जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए वो हर साल ऐड करते जा रहे हैं, और वो बहुत लॉजिकल है। क्यों? मतलब उनको इतने क्वेश्चंस चाहिए हर साल, तो कुछ तो ढूंढना पड़ेगा नया, राइट? तो ऐसे कॉन्सेप्ट फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बात सबको समझ आ गई बच्चों? और ये तो मतलब किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब इतना है अच्छा कंसेप्ट ये, ठीक है। यू शुड बी वेरी क्लियर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया। नेट फोर्स पूछी गई है या फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज 1 पूछा गया? नेक्स्ट आता है बच्चों कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके अंदर क्या होगा भाई?
अगर ये Q1 Q2 दो चार्जेस हो गए, इनके पोजीशन वेक्टर्स हो गए R1 R2 from some origin, then what is the force exerted on 2 by 1 in vector form? बच्चों क्या बोलेंगे हम? देखो बच्चों, इसको याद कैसे रखना है, ठीक है? मतलब ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है जो आपको याद रखना है, बहुत इजीली हम सीधा निकाल सकते हैं। कैसे? K Q1 Q2, तो पता ही हमें आना है, नीचे क्या आना है? R स्क्वायर जो डिस्टेंस है। अब इन दोनों चार्जेस में भाई डिस्टेंस क्या है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये कहां से आया? ट्राइंगल लॉ से आया, है ना? तो नीचे आ गया और ये मॉड आएगा क्योंकि डिस्टेंस है ये, तो मॉड ऑफ R2 माइनस R1 स्क्वायर। ये अभी क्या लिखा है आपने? मैग्नीट्यूड। इसको लिखना, अब इसके साथ क्या लगाना है? डायरेक्शन। फोर्स 2 1 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये किधर को लग रही है? इधर को। ये मतलब उसी वेक्टर की डायरेक्शन में लग रही है। सबको ये क्लियर हो गया कि ये वेक्टर R2 माइनस R1 बनता है? ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है विद यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। अब यूनिट वेक्टर क्या बन गया? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो जब उसका मॉड करेंगे तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों आप जो गलती कर सकते हो वो सिर्फ ये है कि आप साइन की गलती करोगे, एंड अगर ये क्वेश्चन आया तो दोनों साइंस वाला होएगा। तो बी वेरी श्योर कि मतलब कैसे याद रखना है इसको, यहां 2 पहले, यहां भी 2 पहले, है ना? ये फाइनल आंसर। ये बाद में, ये देखो आप एक याद करो, हम पहले प्रॉपर्टी पढ़ते होते थे क्लास 11th में कि, अभी बताता हूँ आपको याद आ जाए। हम कहते थे कि ए कैप अगर कोई यूनिट वेक्टर बनाना हो वो क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, है ना? तो मैं अब लिख रहा हूं ए वेक्टर, तो ए वेक्टर इज ए इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, ठीक है ना? तो अब मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया था, अब मुझे यूनिट वेक्टर लिखना था। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्या आता है बच्चों इसके बाद? उससे पहले एक कंसेप्ट आता है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, है ना? तो फटाफट दो एग्जांपल्स करते हैं इसको रिवाइज करने के लिए। अच्छा, इसके ऊपर फोर्स निकालो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
तो बच्चों वैसे आप लोगों के प्री बोर्ड चल रहे हैं अब स्कूल में क्या खत्म? तो अभी क्या है, स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा? इसका हाँ 1 कूलम -2 3 4 बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया ऑनलाइन आपसे किसी का आया नहीं है आंसर? पहले का मुझे आंसर बताओ क्या है? √3 KQ² ऊपर को है ना? आई एम नॉट यूजिंग आई कैप जे कैप हेयर बिकॉज यहाँ कोई एक्स वाई डिफाइंड नहीं था, इधर डिफाइंड है, इधर आई कैप जे कैप में थे। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? क्विकली क्या तरीका था? इस चार्ज के ऊपर इसके कारण फोर्स किधर को लगेगी? अवे फ्रॉम इट। इसके कारण अवे फ्रॉम इट। तो हमने इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है ना, तो वो रिजल्टेंट किधर को आ जाएगा? ऊपर को। वो आपने सॉल्व कैसे किया बच्चों? ठीक है फाइन, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे ऊपर को आ गया। कंपोनेंट्स लिए हमने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो गए। सबको क्लियर हो गया ये? इसी केस में बच्चों फर्स्ट सबका हो गया? एनीवन एनी डाउट इन दिस? इसी केस में मुझे ये बताओ, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा? मतलब फिर आंसर क्या आएगा बताओ मुझे? ये इसका बी पार्ट बना लो और बी पार्ट का भी आंसर कर दो। क्या चेंज आएगा इससे? ये जो एरो मैंने ऊपर को बनाया वो नीचे को बन जाएगा। तो अब आपका इन दोनों का आपने रिजल्टेंट लेना है ना? तो अब वर्टिकल कट जाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में बच्चों ये वाला जो एंगल है ये 60 बनेगा। तो आप दोनों के cos 60 ऐड कर रहे होगे तो हाफ प्लस हाफ ऐड होएगा। तो इसमें आपका आंसर KQ² L² ही आ जाता है बच्चों, इज इट? दोनों का cos 60 जब ऐड करेंगे तो यही बन रहा होगा। हाँ, एक वो कंसेप्ट शायद आपने पढ़ा होगा या याद होगा कि जैसे कोई भी दो वेक्टर्स अगर एंगल थीटा पे हैं, इक्वल वेक्टर्स एंगल थीटा पे, तो एक शॉर्टकट मतलब बस है, उनका रिजल्टेंट उनके बीच में होता है ना? मतलब
जो एंगल बाइसेक्ट करता है, और इसकी क्या वैल्यू होती है? मतलब इट टर्न्स आउट टू बी 2a cos थीटा बाय 2। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा को सिंप्लीफाई किया, तो वो a तो कॉमन आ जाएगा, वो 1 प्लस cos थीटा बनेगा, वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बन गया, बस वो लिखा। बट ये फिर भी यूजफुल है क्योंकि हमें बहुत जगह कंपोनेंट्स लेके ये करना पड़ता है काम। मतलब इस चैप्टर में भी करोगे आप, फिर मैग्नेटिज्म में भी करना पड़ता है बहुत जगह, तो मतलब याद रखा जा सकता है। चलो सेकंड पार्ट का निकालो बच्चों आंसर एग्जैक्ट। मतलब ये आंसर सेकंड पार्ट का आएगा थोड़ा लंबा सा, मतलब आई कैप जे कैप में आना चाहिए अपना आंसर। हाँ जी डन। क्या करना है बच्चों, देखो आप हर चार्ज के कारण जो फोर्स आ रही है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते जाओ, ठीक है। अभी हमने रिजल्ट तो लिखा ही है, और मतलब यहाँ पे तो वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो सीधा ही दिख रहा है आपको कि कौन सी फोर्स किधर को आएगी। देखो जैसे 1 कूलम के ऊपर ये -2 के कारण फोर्स किधर को आएगी, उसकी तरफ, है ना। ये तो सीधा ऐसे लिख देंगे। ये वाली फोर्स किधर को आएगी, मतलब ये अवे फ्रॉम इट आनी है ना। यहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यहाँ पे करने का फायदा होगा। और 4 के कारण किधर को आएगी, ठीक है, ये भी सीधा है, माइनस जे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो -2 के कारण क्या फोर्स बनी, के 1 सी स्क्वायर नहीं लिखते कभी, यहाँ तो वैल्यूज है ना, 1 इंटू 2 अपॉन 4 आई कैप। एक बात का बच्चों ध्यान रखना है, यहां पे मैंने साइन नहीं डाला, क्यों, डायरेक्शन दिख गई ना हमें, साइन का काम क्या था, डायरेक्शन देना, तो दिख गई हमें कि पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने यहां अलग से साइन नहीं डाला। ये फोर्स आ गई इसके कारण, सिमिलरली बताओ इसके कारण क्या बनेगी, के 1 4 अपॉन 1 माइनस जे, ठीक है बच्चों। ऑलवेज द बेस्ट वे व्हाइल राइटिंग फोर्सेस इज मैग्नीट्यूड लिख दो, डायरेक्शन फिगर से देख लो, है ना। मतलब आप फोर्सेस लिखते हुए चार्जेस के साइन मत पुट करो, उसमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है जी। अब जब आपने ये तीसरी वाली फोर्स लिखनी है बच्चों, यहां पे थोड़ी सी गलती हो सकती थी, थोड़ा ध्यान से लिखना है, ठीक है। बच्चों मैं ना जान के क्वेश्चंस ऐसे ले रहा हूँ, मिक्सचर्स है थोड़े, कुछ इजी कुछ टफ, हो सकता है सीधा क्वेश्चन एक इतना बड़ा ना आए, बट इसका एक पार्ट तो आ ही सकता है कहीं पे, है ना। 3 वाली फोर्स, अब आप ये कैसे लिखोगे, मतलब इसके लिए देखो वी शुड बी क्लियर कि क्या पूछा है। किस चार्ज को 1 बोलोगे, किसको 2 बोलोगे, मतलब कैसे भी लिख लो वो कोई फर्क नहीं है, बट मतलब अपने फॉर्मूला में ध्यान रखना है, ये 1 है ये 2 है ना। मान लो मैं ऐसे बोलता हूं, तो देन व्हाट इज माय
R1 वेक्टर, तो 0 ही हो गया, ओरिजिन पे ही है। व्हाट इज माय R2 वेक्टर? 2 i cap plus j cap. ये बन गया 2 i कैप प्लस j कैप, है ना। अब मुझे निकालना क्या है? कौन सा? F21 निकालना है या F12 निकालना है? F12 निकालना है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि उसके हिसाब से मेरा साइन अलग आएगा। तो इसके अंदर मुझे ऐड करना है F12। F12 अब क्या बनेगा? K Q1 Q2 क्या बना? 1 into 3। अब यहां पे क्या लिखूं? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो ये क्या बन गया? -2 i कैप माइनस j कैप अपॉन इसका मॉड का क्यूब। इसका मॉड क्या बना? √5। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई कैप जे कैप को बस इकट्ठा कर सकते हो। कितने लोगों का है बिल्कुल ठीक था? बाकी लोगों की क्या गलती थी बच्चों? मैंने क्या बोला था? साइन की गलती होती है इसमें, है ना, वही ध्यान रखना है। और मैंने जान के ये किया था, ठीक है। अगर मैं कहता ना कि इस पे फोर्स निकालो तो आपको ठीक आता। गलती वही होती है जो मैंने बताया था कि ये ध्यान रखना है ना, इसीलिए समझाया था ना वो 1-2 वाला कंसेप्ट। बच्चों एक बात का और ध्यान रखना है, ये गलती हो सकती है, जो वेक्टर फॉर्म है वहां पे जब हम डालते हैं ना, वहां चार्जेस साइन के साथ, क्योंकि वहां तो आई कैप जे कैप है ना, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेंगे। तो जहां हमने वेक्टर फॉर्म लिखा है ना, वहां पे ये नोट कर लो कि यहाँ पे पुट चार्जेस विद साइन। क्यों करना पड़ रहा है बच्चों? क्योंकि वहां तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो फॉर्मूला अपने आप देगा। वहां पे अब हमने अपना अलग से दिमाग नहीं लगाना। मतलब बाई चांस ये 3 की जगह -3 होता तो मैं उधर -3 लिखता इसको। फिर समझ आ गए बच्चों दोनों क्वेश्चंस? ठीक है। इसके बाद क्या कंसेप्ट आता है बच्चों? फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है? उस एरिया जहां पर हम एक चार्ज का इफेक्ट या फिर उसका इन्फ्लुएंस फील कर सकते हैं, राइट। फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? F/Q0। Q0 का क्या मतलब होता है? टेस्ट चार्ज। ये वैल्यू क्या बन जाती है? KQ/R²। यहां पे बच्चों 2-3 बातें हैं इंपॉर्टेंट जो हमें नोट करनी है, ठीक है। सबसे पहली बात, टेस्ट चार्ज का क्या मतलब होता है? हाँ मतलब ये तो है, मतलब नाम से समझ आ रहा है कि टेस्ट चार्ज मतलब ये चार्ज टेस्ट करेगा कि फील्ड है कि नहीं है। क्या इसकी कोई खास प्रॉपर्टी होती है टेस्ट चार्ज की? बहुत छोटा लेना होता है। क्यों? ताकि वो एग्जिस्टिंग फील्ड को इन्फ्लुएंस ना करे। तो एक तो ये पॉइंट लिख लो सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है कि द टेस्ट चार्ज should be very small so that it does not
influence the existing field. अच्छा, एक और चीज मैं ना क्या आप लोगों ने सैंपल पेपर्स देखे हैं अभी तक या ट्राई किए हैं? सीबीएसई वाले सॉल्व किए हैं? हम ऐसा करेंगे, एक बार अब जब आप रिवाइज कर लोगे, ये ना मैं आपके ऐप के ऊपर ऑब्जेक्टिव टेस्ट की फॉर्म में वो एक्टिवेट करूंगा सैंपल पेपर्स. वंस यू हैव रिवाइज्ड, ट्राई दोस अगेन. डू यू नो कि कुछ एक जो सीबीएसई का सिस्टम है अभी ओएमआर वाला और कुछ सबको क्लियरली पता है? ना ना ना, हाफ ईयरली में नहीं, अभी लेटेस्ट जो हुए हैं उस अकॉर्डिंग. हाँ, सबको पता है वो बात. मैं एक बार एग्जैक्टली कल आपको बता दूंगा क्या है, ठीक है? मतलब मुझे ये पता है कि कुछ तो, एक तो शायद ऐसा है कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. वो लाइक बॉक्स दिया हुआ है. चलो, नहीं ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट, ये आज ही कोई न्यूज थी, बट मैं कोई बात नहीं, मैं एक बार फाइनल कंफर्म करके आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते. कुछ तो उन्होंने ये प्रोविजन दिया है कि आपका कुछ गलत हो गया तो आप बॉक्स में फिल कर सकते हो, एक एंड में कुछ लिखना है. I'll tell you the exact. हाँ 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 बच्चों, दूसरी बात लिखो, डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज direction of field due to positive charge is away from the charge. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज is towards the charge. Clear to all? फील्ड को सॉल्व करना बहुत आसान है, क्यों? मतलब फर्क क्या पड़ा फील्ड और फोर्स के फॉर्मूला में? बस एक चार्ज को 1 डाल देना. एक क्वेश्चन करते हैं इसमें. तो find x such that e is equal to 0. Done?
हाँ जी, सबको पता है क्या करना है? क्या करोगे? पॉइंट पी पे क्यू की फील्ड शुड बी बैलेंस्ड बाय 16 क्यू की फील्ड, तो आपका बन जाएगा इज इक्वल टू के 16 क्यू बाय, तो आप अंडर रूट लो और सॉल्व कर लो। ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्सपैंड करके सीधा रूट ले लो। बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ई वर्सेस एक्स, ट्राई करो अप्रोक्सीमेट ग्राफ, मुझे कोई एग्जैक्ट शेप नहीं चाहिए, बट ब्रॉडली कैसा होगा? हाँ, क्यू को ओरिजिन पे मान लो और ये एल डिस्टेंस तक का चाहिए मुझे। हाँ जी, गुड। क्या होगा बच्चों? देखो बच्चों, आपको सबसे पहले क्या बात चेक करनी होती है ना, एक इन्फो तो ये आई गई कि L/5 पे 0 है। दूसरा हम कैसे सोचते हैं, जब हम Q के बिल्कुल पास होंगे तो ऑब्वियसली Q डोमिनेट करेगा, उसके कारण फील्ड किधर को होगी बच्चों? अवे फ्रॉम इट, मतलब राइट को, है ना? ऐसे ही जब मैं बिल्कुल 16 Q के पास होऊंगा तो वो डोमिनेट करेगा, तो उसके कारण फील्ड किधर को होगी? अवे फ्रॉम इट, मतलब लेफ्ट को। तो बिल्कुल Q के पास जो फील्ड है वो राइट को है, जो बिल्कुल 16 Q के पास फील्ड है वो लेफ्ट को है। तो राइट मतलब पॉजिटिव एज पर आवर स्टैंडर्ड कन्वेंशन, लेफ्ट मतलब नेगेटिव। तो ये ग्राफ ऐसे पॉजिटिव से 0 से पास होता हुआ ऐसे नेगेटिव की तरफ जाएगा, और ये इंफिनिटी की तरफ क्यों जा रहा है? जैसे से R 0 करोगे तो वो वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगी ना, तो इधर को पहले यहाँ प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगी, बाद में माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो बच्चों ग्राफ वाले क्वेश्चंस जनरली हम उनसे डरते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो वो सबसे जल्दी होने वाले क्वेश्चंस हैं। क्यों? वो एलिमिनेशन ही हो जाते हैं। आपने तो बेसिक चीजें चेक करनी है, मान लो यही क्वेश्चन आना होता तो क्या होता उसमें, एक ऑप्शन ऐसी होती जिसमें इधर को भी वो पॉजिटिव ही दे देते, ठीक है, एक ऑप्शन ऐसी होती जिसमें वो 0 ही ना हो रही होती वैल्यू। तो बेसिक चीजें ही आप चेक करोगे, एलिमिनेट होकर आंसर आ जाता, ठीक है? तो पक्का करने हैं। हो गया क्लियर? ओके, नेक्स्ट बच्चों ऑलमोस्ट इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, जैसे मान लो Q है -2Q है, वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किस रीजन में कौन सा चार्ज डोमिनेट करे, ठीक है? फॉर एग्जांपल ए रीजन में क्या होगा? Q चार्ज डोमिनेट करेगा। बीच वाले में क्या होगा? मतलब जो बी रीजन है वहां पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? राइट को ही होगी ना, क्यों? एक रिपेल कर रहा है, एक अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, मुझे ये बताओ बच्चों, ए बी सी तीनों रीजन्स में से कहां पर फील्ड 0? ध्यान से सोच के बता। सी में हो सकती है, क्यों? भाई दोनों की फील्ड कैंसिल करनी है, ठीक है? अगर मैं पॉइंट यहां लेता हूं फॉर अ मिनट, तो यहां पर क्या होगा? जब मैं KQ/R² लिखूंगा तो इस चार्ज के कारण जो फील्ड आएगी
वहां चार्ज भी बड़ा हो गया और डिस्टेंस भी छोटा हो गया, तो -2q की फील्ड तो हमेशा ही डोमिनेट करेगी, है ना, तो वो q की फील्ड से कभी कैंसिल ही नहीं होगी। जब मैं यहां पे होऊंगा ए रीजन में, यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहां ऐसा हो सकता है कि भाई हाँ q से डिस्टेंस कम है, 2q इटसेल्फ बड़ा है, तो वो दोनों का इफेक्ट एक तरीके से कैंसिल आउट हो जाए। आगे बात समझ? ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों फील्ड लाइंस। इनकी बच्चों कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या? नेवर इंटरसेक्ट, डोंट फॉर्म क्लोज लूप्स। बच्चों अब तो हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, इसकी कोई एक्सेप्शन? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, देखो बच्चों, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, और एक होती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो ईएमआई वाले चैप्टर में आती है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्लोज लूप बना सकती है, और पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में एंड होती हैं। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव। जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है, नहीं मतलब चार्ज से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं वो प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती हैं, और ये परपेंडिकुलर टू कंडक्टर या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस, और don't exist inside a conductor, और डायरेक्शन टेंजेंट से आ जाती है, और किसी भी रीजन में फील्ड कम है या ज्यादा है उसका आइडिया कैसे लगता है? कितनी फील्ड लाइंस पास है, मतलब जितनी डेंस फील्ड लाइंस होंगी implies stronger। अगेन बच्चों फील्ड लाइन से बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आएगा वो भी बिल्कुल इजी आएगा। क्यों? आपको कैसे क्वेश्चन होंगे कि किसी सिचुएशन में पूछा होगा कि वो फील्ड लाइंस ठीक बनी है कि नहीं बनी, वो सीधा प्रॉपर्टी से फट से एलिमिनेट हो जाती हैं और आंसर आ जाएगा। अगर आपको याद हो आपके मॉड्यूल में भी कैसे क्वेश्चन थे, कहीं पे क्लोज लूप्स बने हुए हैं, कहीं कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, कहीं कंडक्टर के अंदर शो कर दी, यही आ सकता है और कुछ आ ही नहीं सकता, है ना। फील्ड लाइंस के बाद क्या आता है बच्चों? फ्लक्स। फ्लक्स बच्चों होता क्या? फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया ना, फॉर्मूला ना ना, फ्लक्स का फॉर्मूला तो इंटीग्रल ई डॉट डी है ना।
भाई कोई भी एरिया है, अगर आपको वहाँ फ्लक्स निकालनी है तो आप वहां पे क्या करोगे, ई और ए का डॉट प्रोडक्ट लेके ऐड कर दोगे। इसके यूनिट्स न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज क्योंकि ये नंबर ही है तो स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ बच्चों दो तीन बातें याद रखने वाली। किसी एक चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलती हैं? वैसे तो बच्चों कहने को तो इन्फिनिट ही होती है, बट हम जिस तरीके से पढ़ते हैं हम क्या बोलते हैं कि वो कितनी होती हैं फील्ड लाइंस एक चार्ज से? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको अभी समझ आ जाएगा मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं। आपने याद ऐसे रखना है कि एक चार्ज से, किसी भी चार्ज क्यू से टोटल फील्ड लाइंस कितनी निकलती हैं? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों अगर फील्ड लाइंस किसी सरफेस के अंदर एंटर कर रही हो तो हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। कि अगर आपकी ये कोई ऐसे सरफेस है, इसमें फील्ड लाइंस अगर एंटर कर रही हैं तो इस केस में फ्लक्स नेगेटिव है, और अगर आपकी कोई भी सरफेस से फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही हैं तो हम उनकी फ्लक्स पॉजिटिव बोलते हैं। क्लियर? एक स्फेरिकल सरफेस है, उसमें चार्ज क्यू रखा हुआ है, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगी? फ्लक्स थ्रू स्फीयर। इसका रेडियस भी दिया हुआ है हमें, आर। वाई। फ्लक्स का क्या मतलब है? स्फीयर से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं? स्फीयर से उतनी ही फील्ड लाइंस निकलेंगी जितनी चार्ज से निकलेंगी। तो क्या आंसर हो गया? क्यू बाय एप्सिलॉन। इसलिए मैंने ऐसे आपको लिखवाया, अगर ऐसे याद रखोगे तो एकदम क्वेश्चन हो जाए। अगर बच्चों में स्फीयर को क्यूब से रिप्लेस कर देता फिर? क्यों? चार से तो उतनी निकल रही है ना, उसको इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि उसके आसपास सरफेस के। इसलिए ये फायदा होता है ऐसे याद रखने का, है ना? क्या तो चार्ज से निकलनी है फील्ड लाइंस, तो अब उसको सरफेस जो मर्जी बनाओ। फिर आपको ख्याल होगा बच्चों, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए होंगे कि जैसे मान लो क्यूब है, लेट से उसके सेंटर पे रख दिया चार्ज, तो टोटल फ्लक्स क्या आनी है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक फेस के थ्रू फ्लक्स क्यों?
देखो आप ध्यान देखो, देखो मैंने यहाँ तो चार्ज कहीं भी बना दिया था, यहाँ जान के सेंटर पे बनाया। अगर सेंटर पे चार्ज होगा तो हर फेस पे सेम फ्लक्स जाएगी ना, तो सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगी। अगर मैंने चार्ज सेंटर पे ना बनाया होता फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता था। क्यों? फिर तो सबके थ्रू अलग अलग जा रही होती, फिर तो उसका तरीका सिर्फ ये होता कि हमें मैथमेटिकली प्रॉपर इंटीग्रेट करते, जो कि पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, फिर बच्चों आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे कि जैसे चार्ज कॉर्नर पे है, अब यहां पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे देखो। अगर तो बात होती टोटल फ्लक्स की, वो क्या होती? Q/8। क्यों? क्यूब के अंदर 1/8 पार्ट ऑफ चार्ज ही आएगा स्फीयर का। फिर बच्चों जो चार्जेस, जो फेसेस एडजेसेंट है, जो इस चार्ज को टच कर रहे हैं, मतलब ये वाला और ऊपर वाला, इनके थ्रू फ्लक्स जीरो। क्यों? या सिंपली ऐसे याद रख सकते हो कि अगर मतलब जैसे मान लो इस कोने में चार्ज पड़ा है, आप उधर से स्ट्रेट लाइंस बनाओ। स्ट्रेट लाइंस मतलब सिंगल चार्ज से तो स्ट्रेट लाइंस ही होती हैं, फील्ड लाइंस। तो क्या कोई भी स्ट्रेट लाइन, मैं उस कोने से जो स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा बच्चों, क्या वो छत को इंटरसेक्ट कर सकती है? क्या वो उस दीवार को इंटरसेक्ट कर सकती है? इसको नहीं। वो तो अगर वहां से स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो वो तो जो उसके सामने वाले 3 फेस है सिर्फ उन्हीं में जा सकती। तो जो तो एडजेसेंट फेसेस है जीरो, और जो सामने वाले 3 फेसेस हैं बच्चों, 24 और एक नीचे वाला है, ये जो 3 है। अब 24 कैसे बन गया? टोटल Q/8 आनी थी तो सबसे 1/3, तो Q/24 सारा। देखो मान लो वहां चार्ज पड़ा है, उससे हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन इस छत को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी ना, उसके पैरेलल जा सकती है, उसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। फ्लक्स का मतलब ये होता है कि कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही हैं सरफेस, इसलिए। क्लियर ऑल? इसके बाद बच्चों आता है गॉस लॉ। क्या होता है बच्चों गॉस लॉ? लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। एक या हम इंटीग्रल पे बच्चों ये सर्कल लगा देते हैं कि ये क्लोज इंटीग्रल है। यहां पर जो ई है, जो मेन बात है, दैट इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं सबके कारण ई मिलाकर जो ई डॉट डी ए बनेगा। और राइट हैंड साइड पे सिर्फ क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन।
तो जो मेन बात बच्चों याद रखनी है यहाँ पर वो ये है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे फील्ड में सारे चार्जेस आते हैं, राइट हैंड साइड में जो फ्लक्स है उसमें, राइट हैंड साइड में जो क्यू है उसमें सिर्फ जो सरफेस के अंदर वाला चार्ज है वही आता है। क्लियर टू ऑल? ये बताओ बच्चों, अगर कहीं पर फील्ड 0 है तो क्या चार्ज 0 होगा? चार्ज इनक्लोज्ड। मान लो कोई ऐसा रीजन है जहां पे हर जगह E 0 है, तो क्या चार्ज इनक्लोज 0 होगा? E हर जगह 0 है। मतलब E 0 है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि Q इनक्लोज्ड 0 होगा? कह सकते हैं। अगर आपका E 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल तो 0 ही हो गया, है ना? तो फिर Q इनक्लोज को 0 होना ही पड़ेगा। उल्टा नहीं होगा, Q इनक्लोज अगर 0 है, डज इट इंप्लाई E 0? नो। क्यों? आपको तो टोटल इंटीग्रल 0 पता चला है, ये तो डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट बहुत सारे डॉट प्रोडक्ट्स का सम है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है एंगल 90 होता, हो सकता है कुछ जगह पॉजिटिव आ रहा हो और कुछ जगह नेगेटिव आ रहा हो, और फिर उसका मिलाकर सम 0 हो गया। ठीक है, इसको याद रखने का सिंपल तरीका, अगर एक टेस्ट में आपके 0 मार्क्स हैं, डज इट मीन कि आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया? पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे कि भाई पॉजिटिव फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स ऐड करके 0 बन सकती है ना? हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया फिर तो 0 ही आएंगे। तो ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस। अंडरस्टूड? ये क्लियर हो गया सबको बच्चों? फिर अब बच्चों आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो पहले तो क्या था एक्चुअली कि वो क्वेश्चन बोर्ड्स में श्योर शॉट होता था कि एप्लीकेशन की डेरिवेशन आएगी ही आएगी। अब डेरिवेशन तो आ ही नहीं सकती, अब तो हमें बस कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता होने चाहिए। अच्छा बच्चों, ये रिजल्ट्स ना मैं आपको साथ में ही पोटेंशियल के भी लिखवा रहा हूँ ताकि एक ही केस में आपको सब कुछ याद हो जाए। तो अब देखो हम क्या क्या करेंगे केसेस। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एक हॉलो स्फीयर की, एक हॉलो स्फीयर, उस पे चार्ज क्यू, रेडियस आर। इसमें बच्चों व्हाट इज ई इनसाइड? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। इसके अंदर पोटेंशियल क्या होता है? कितना? ये याद रखना, इस चैप्टर में और ग्रेविटेशन में गलती होती है, सारे फॉर्मूला सिमिलर से हैं, कहीं ऊपर से एक टर्म हट गई, कहीं नीचे से एक टर्म हट गई, है ना? तो डबल चेक करो, ये बहुत स्टैंडर्ड गलती है कि कहीं फील्ड लिख रहे हैं वहां Q1 Q2 लिख दिया, कहीं पोटेंशियल लिख रहे हैं वहां R स्क्वायर कर दिया। तो वी कांट अफोर्ड सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स। तो ये आ गया KQ/R ना। एंड दूसरा ध्यान रखना है, कहीं पे स्मॉल r होता है, कहीं कैपिटल R होता है। हम जो नोटेशन बच्चों जनरली फॉलो करते हैं, जिस तरीके से आपको नोट्स में लिखवाया गया है या मॉड्यूल में है, कैपिटल R हमेशा रेडियस होता है ना, स्मॉल r डिस्टेंस होता है
है ना। तो अब यहाँ पे भी ना जब याद रखते हो फॉर्मूला, डोंट रिमेंबर इट एज के क्यू बाय आर, के क्यू बाय कैपिटल आर ऐसे याद रखो, नहीं तो के क्यू बाय आर में तो कंफ्यूज हो गई होगे बात। आउटसाइड स्मॉल आर स्क्वायर ऐसे याद रखना, पोटेंशियल आउटसाइड के क्यू बाय स्मॉल आर। सॉलिड स्फीयर, बच्चों मेरे से बेट लगा लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका बोर्ड से, वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। E inside सॉलिड मतलब नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, सारे वॉल्यूम के अंदर चार्ज है। के क्यू आर बाय आर क्यूब, बच्चों आपने इसकी दूसरी फॉर्म भी याद रखनी है, रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट, आर के सेंटर से पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज V inside, your k cube upon 3 r upon 2 r square into कौन सा R? बड़ा वाला कैपिटल आर, ऊपर क्या? आर होगा और ऊपर 3 r स्क्वायर माइनस छोटा आर, 3 बड़ा आर माइनस छोटा आर। अच्छा ये है कुछ चना बेचना, यस सर, ये याद रखना। हाँ बेसिकली इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इंटीग्रल ई डॉट डी आर से, बट लंबा है, सीधा याद रखो, इतना टाइम नहीं होगा कि आप डिराइव कर पाओ। मतलब ये फॉर्मूला बच्चों थोड़ा वैसा है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, कहाँ स्मॉल आ रहा है कहाँ कैपिटल आ रहा है, तो बहुत ध्यान से याद रखना है इसको। व्हाट अबाउट आउटसाइड, सेम, तो स्फीयर के बाहर सारे रिजल्ट सेम रहते हैं, फर्क जो पड़ता है वो कहां पड़ता है, अंदर। जो फटाफट इसका एक हम ग्राफ भी बना लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। E वर्सेस R हॉलो के लिए एंड सॉलिड के लिए। हॉलो के लिए कैसा बनेगा, अंदर 0 अंदर तो 0 ही है, फिर ऐसे, हाँ। सॉलिड के लिए पहले देखो प्रोपोर्शनल टू आर है, तो पहले ऐसे आएगा फिर ऐसे।
आ गया समझ बच्चों सबको? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आपने प्लीज साथ की साथ रिवाइज करो, है ना। एक तो अपना जो पिछला पार्ट है सेमीकंडक्टर वो खत्म करो, इसको साथ की साथ रिवाइज करो। शीट्स आपको बच्चों कल तक मिल जाएंगी, तो फिर वो करनी शुरू कर देनी है हमने, ठीक है। चलो ओके बच्चों, थैंक यू।